नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज हमारे साथ हैं बीजेपी से दूसरी बार के विधायक रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी जी। उनका हम स्वागत करते हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। चौधरी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी विधानसभा है, जहां पर चाहे पर्यटन की बात करें, धर्म की बात करें, तो चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जो भी यहां आता है इन धामों में, आपकी विधानसभा से होकर जाता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए बन जाती है। सबसे पहले अगर बात करें विकास योजनाओं की, तो कितनी विकास योजनाएं हम देख रहे हैं रुद्रप्रयाग में और आपके द्वारा कितना विकास किया गया? देखिए, अगर पर्यटन की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धाम के जो यात्री हैं जी। उनको रुद्रप्रयाग से होकर के गुजरना पड़ता है। और रुद्रप्रयाग में खुद अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। जी। नारद शिला वहाँ पर मौजूद है। भगवान रुद्र का मंदिर वहाँ पर स्थित है। और अपनी यात्रा पर जाने से पहले अधिकतर जो तीर्थयात्री हैं वो संगम पे जाना पसंद करते हैं। इसी बात को देखते हुए हमने संगम पे अ, एक यात्री आवास की व्यवस्था वहाँ पर की है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। जी। और आरबीएनएल की जो सीएसआर फंड है उससे उसका निर्माण करवाया जा रहा है। यातायात को लेकर के बहुत समस्या वहाँ पे रहती थी, क्योंकि जो केदारनाथ रोड का पुल है वो जर्जर स्थिति में था। उसको देखते हुए 900 मीटर की एक सुरंग जो है वो NH 109 से NH 58 को जोड़ने के लिए उसका कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जैसे ही उस पुल का निर्माण होगा जी। तो जो यातायात को लेकर के अव्यवस्था अक्सर रुद्रप्रयाग में रहती थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में एक सर्किट हाउस 25 साल जनपद को बने हुए हो गए, जी। लेकिन अभी तक वहाँ पर सर्किट हाउस नहीं था। उसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी वहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा। जी। और स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, आपने विकास कार्यों की बात कही, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जी। ख़ास तौर पे जो हमारी हिली टेरेन उत्तराखंड के हैं, जिसमें पहाड़ी ज़िले हमारे हैं, जी। उसमें इन 3 चीज़ों को लेकर के ही सबसे ज़्यादा फोकस जनता का भी रहता है और जनप्रतिनिधियों का भी रहता है। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, मेरे ख्याल से पिछले कार्यकाल में जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर, राज्य योजना से लेकर, केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से लेकर, जितने भी सड़कें हम ला पाए, तो लोग इतनी सड़कें वहाँ पर बनी हैं कि स्थानीय जनता ने मुझे रोड पुरुष की संज्ञा तक वहाँ पर दे डाली। और आज मैं फ़ख्र से इस बात को कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में महज एक गांव है, जी। धनकुराली, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अनकनेक्टेड है। उसकी भी वन स्वीकृति हमने हासिल कर ली है और बहुत जल्दी उस पर भी कार्य प्रारंभ होगा। जहाँ तक मल्टीपल कनेक्टिविटी का सवाल है, अब उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जो दो दो तीन तीन सड़कों के बीच मिसिंग लिंक के बहुत सारे मामले पहाड़ में होते हैं, अब उन पे हम फोकस करेंगे। और इसी साल केंद्रीय सड़क अवस्था अपना निधि में हमारे लगभग 200 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को हमने भेजे हैं। जी। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी हमारी जो 4 सड़कें हैं जिनका इस समय सुदृढ़ीकरण होना है, उसकी वाइडनिंग होनी है, तो उन पे निरंतर काम चल रहा है। जी। स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, आपकी जानकारी में होगा कि कोविड की जब पहली लहर आई थी तो उत्तराखंड में अकेला रुद्रप्रयाग एक ऐसा जनपद था जहाँ पर हमने 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया। जी।
जो माधवाश्रम शंकराचार्य जो हमारे ब्रह्मलीन स्वामी जी हैं, उनके ट्रस्ट ने लगभग 25 करोड़ की लागत का एक हॉस्पिटल जो है वो उत्तराखंड सरकार को दान किया था, जिसमें लगभग 100 बेड मौजूद थे। और उसके बाद जर्मन हैंगर लगा करके हमने 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में बनाया। उसके बाद 200 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट, 200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट बहुत ही शुरुआती दिनों में हमने स्थापित किया। और उसके बाद लगातार अलग अलग कंपनियों के CSR फंड से 500 लीटर का एक 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का एक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो मारुति लिमिटेड के सहयोग से लगाया गया। उसके अलावा 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का एक प्लांट उत्तराखंड सरकार की सहायता से लगवाया। और 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का एक PM केयर फंड से। तो आज हमारे पास रुद्रप्रयाग जैसे छोटे ज़िले में 1700 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का गैस ऑक्सीजन प्लांट जो है वो उपलब्ध है। अच्छा विधायक जी, जिला अस्पताल की हम बात करें, डॉक्टर्स की बात करें कि अमूमन टोटा रहता है पहाड़ों में और आपने भी देखा होगा, लेकिन एक आपकी विधानसभा का एक नया यहाँ पर जो निकल कर जो बात सामने आई है वो की है कि सरप्लस में यहाँ पर हैं डॉक्टर्स। हाँ, बिल्कुल। जब मैं 2017 में पहली बार विधायक बना था, तो मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिर्फ 8 डॉक्टर्स की तैनाती थी, जबकि 28 पद वहाँ पर स्वीकृत थे। और आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि लगभग 28 के 28 डॉक्टर जो हैं, वो जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं। उसके अलावा ज़िले में जितने हमारे स्वीकृत पद हैं, 102 पद स्वीकृत हैं डॉक्टर्स के, उसके अगेंस्ट 107 डॉक्टर हमारे पास वहाँ पर मौजूद हैं। बेशक कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हमारे पास रही है, ख़ास तौर पे जो कार्डियक यूनिट हमने वहाँ पर एक स्थापित की है। देश विदेश से जो तीर्थयात्री आते हैं तो अमूमन देखने को मिलता है कि हार्ट की समस्या को लेकर के बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। उसको देखते हुए हमने वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट की स्थापना की। और हमको हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाया, इसीलिए हमने वहीं के जो हमारे पास MD की डिग्री लिए हुए डॉक्टर थे उनको एम्स में भेज करके क्रैश कोर्स के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई। और आज हमारा कार्डियक यूनिट भी वहाँ पर पूरी तरह से चल रही है। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए एक जियाट्रिक वार्ड भी वहाँ पर बनाया गया है। और इसी हफ्ते बच्चों के लिए जो पेडियाट्रिक वार्ड होता है उसका भी निर्माण कार्य हम शुरू कर रहे हैं। और 23 करोड़ की लागत से बहुत जल्दी क्रिटिकल केयर यूनिट का काम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। और आज हमने 2 परिसरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बांट दिया है। जो कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम शंकराचार्य चिकित्सालय है उसमें हमारे ENT, उसमें हमारे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ वो काम कर रहे हैं। और जो क्रिटिकल केयर यूनिट की जो स्थापना होनी है वो भी वहीं पर होनी है। तो अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूं तो 2017 की तुलना में हम मीलों आगे निकल गए हैं। वहाँ पे ब्लड बैंक की हमने स्थापना की है। और जहाँ पहले एक एक यूनिट ब्लड के लिए हमको भटकना पड़ता था श्रीनगर से लेकर के देहरादून तक, आज हमारे पास कई यूनिट ब्लड वहाँ पर सरप्लस रहता है। परफेक्शन कहीं भी नहीं होता है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे पास गायनी सर्जन वहाँ पर मौजूद नहीं है। बेशक हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया है और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर व्यक्तिगत प्रयासों से भी कोई स्पेशलिस्ट गायनी की आप ला सकते हैं तो उसके लिए सरकार उसके लिए भी तैयार है। और वॉक इन इंटरव्यू लगातार उसके डॉक्टर्स के होते रहते हैं। देश राष्ट्रीय स्तर के कई संचार माध्यमों के द्वारा
हम पूरे देश में इस बात का प्रयास करते हैं कि विशेषज्ञ चिकित्सक हमको मिलें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस जिस तरह से संजीदगी से हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमें जो है गायनी स्पेशलिस्ट भी मिलेगा। अभी वो विज़िट करते हैं श्रीनगर से, उस बात को लेकर के थोड़ी हमारी चिंता है। बाकी हमारे लगभग सभी डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे पास पूरी यात्रा के दौरान आपने देखे होंगे कि क्योंकि इस बार रिकॉर्ड यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ में आया और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जब भी कभी इस तरह की कोई सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने स्वयं हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण किया और मुझे अच्छा लगा कि जो बाहर के प्रदेशों से यात्री आए थे वो भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। अच्छा विधायक जी, सैनिक स्कूल की बात करें, नर्सिंग कॉलेज की बात करें, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई समय से ये मांग चली आ रही है? देखिए, पहले हम सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। सैनिक स्कूल 2015 में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसकी जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उसके अनुसार सैनिक स्कूल के निर्माण का कार्य उत्तराखंड की सरकार को करना था। जो अवस्थापना की मद है उसमें पूरे का पूरा काम उत्तराखंड सरकार को करना था। लेकिन उत्तराखंड सरकार के स्तर पे शुरुआती दौर में कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हुई कि हमारे विभाग ये ही तय नहीं कर पाए कि सैनिक स्कूल बनाना किसको है। जो शुरुआती दौर का 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, उसमें से 5 करोड़ रुपया सैनिक कल्याण परिषद से लिया गया, 5 करोड़ रुपया कृषि मंडी परिषद से लिया गया, जबकि विद्यालय को जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाना था। 10 करोड़ रुपए आनन फानन में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दिए गए, जो कि वहाँ पर 1200 नाली ज़मीन, 24 हेक्टेयर ज़मीन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में किसी गांव वासियों द्वारा 1200 नाली ज़मीन दान दिया जाना मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो 10 करोड़ का काम वहाँ पे उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा किया गया, उसको मैं काम नहीं कहूँगा, वो पैसा किसी तरह से वहाँ पे ठिकाने लगाया गया। उसमें जांच हुई, उसमें उनको दोषी भी पाया गया, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी हुई। लेकिन उसके बाद क्योंकि जो कार्यदायी संस्था है, मैंने निरंतर प्रयासों से जब मैंने वो एमओयू हासिल किया, उत्तराखंड में किसी भी विभाग में उस सैनिक स्कूल की फाइल तक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर जो तत्कालीन हमारे मुख्य सचिव थे, उनके माध्यम से हमने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से वो एमओयू की कॉपी हासिल की और उसके बाद उत्तराखंड सरकार पे लगातार दबाव बनाने के बाद उसमें उत्तराखंड पेयजल अवस्थापना विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया और उनके द्वारा 285 करोड़ रुपए का जो है डीपीआर, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो बन करके तैयार है। इस संबंध में 2 बार हमारे, क्योंकि 285 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी धनराशि है और उत्तराखंड जैसे राज्य जिसके पास संसाधनों का हमेशा अभाव रहता है, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भेंट कर चुके हैं और अभी लगभग 15 दिन पहले मैं स्वयं दिल्ली गया, माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और मैंने उनसे निवेदन किया कि उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए एक स्पेशल पैकेज उत्तराखंड के सैनिक स्कूल को केंद्र सरकार दे। और इसी तरह का निवेदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी किया है और ये भी कहा है कि भारत सरकार की जो बहुत सारी सीएसआर जो नवरत्न कंपनियां हैं, उनके सीएसआर फंड से भी हमको अनुदान दिलाया जाए ताकि सैनिक स्कूल हमारा यहाँ पर बन कर के तैयार हो सके।
और जिस तरह से मुझे अभी तक सभी तरफ से बहुत ही सकारात्मक उत्तर मिले हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम प्रारंभ करवाएंगे। नर्सिंग कॉलेज का जहां तक सवाल है, नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पे आए, उन्होंने उसका शिलान्यास किया और बहुत तेज़ी से वहाँ पे उसका काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 डेढ़ साल के अंदर, 1 साल का उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक सपना आपका है चाहे बोटिंग को डेवलप करने का, जो डैम वाला जो क्षेत्र है, और साथ ही जो शंकराचार्य जी जो माधवाश्रम जी थे उनका गांव भी आपकी विधानसभा में है, इन दोनों को आगे डेवलप करने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, ब्रह्मलीन माधवाश्रम शंकराचार्य जी जो थे, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के बेंजी गांव के वो निवासी थे। और जब वो ब्रह्मलीन हुए, जब उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट का लगभग 25 करोड़ की लागत का हॉस्पिटल उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हुआ, उसके बाद मैंने बेंजी में उनका एक स्मारक जो है वो विधायक निधि से बनाया। और वो इतना शानदार स्मारक वहाँ पर बन कर के तैयार हुआ कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, वो स्वयं उसको देखने बेंजी गांव में आए। और भविष्य में हमारी ये कोशिश है, क्योंकि इस समय विधानसभा की जो संस्कृत की प्रोत्साहन समिति है, उसकी अध्यक्षता का भी दायित्व मेरे पास है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके गांव को, क्योंकि उनका जो गांव है वो हमारी एक धरोहर है, उनके द्वारा जो साहित्य का सृजन किया गया है, उनकी जितने बिलोंगिंग्स हैं उनको हमने वहाँ पे रखा है। और उसको भी हम चाहते हैं कि एक धार्मिक पर्यटन, जो लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और जो शंकराचार्य जी में अपनी आस्था रखते थे, उनके लिए भी हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। बोटिंग का जहाँ तक सवाल है कि हमारे पास रुद्रप्रयाग और श्रीनगर की सीमा पे एक जो बांध बना है, बांध ही मैं उसको कहूँगा, बैराज जो बना है, उससे एक कृत्रिम झील वहाँ पर निर्मित हुई है अलकनंदा नदी पे। तो उसमें मैं पिछली बार हमने पर्यटन विभाग के सौजन्य से, जिला प्रशासन की मदद से एक वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता वहाँ पे आयोजित की थी, जिसका कि बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है स्थानीय जो बेरोज़गार हैं उन पे पड़ा। और उसके बाद मैंने कुछ नौजवानों को ट्रेनिंग के लिए गोवा भेजा और वहाँ पे बहुत छोटे स्तर पे बोटिंग का काम हमने शुरू किया है। और बहुत जल्दी वहाँ पर क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया है पपड़ासू में, काफ़ी तादाद में वहाँ पे सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और उस पे एक टूरिस्ट विलेज का जो कंसेप्ट है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िले में, चाहे वो चोपता हो, चाहे वो पपड़ासू हो, चाहे वो बधानी ताल हो, बहुत सारी संभावनाएं इको टूरिज्म की हैं। बर्ड वाचिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने चिरबटिया में हाफ मैराथन का 3 साल लगातार आयोजन किया और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस किरण नेगी ने अभी अभी राष्ट्रीय खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया है, उस बालिका ने भी उस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। उसके अलावा भी हमारी 2 बालिकाएं जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। और उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पार्टिसिपेंट उस में भाग लेने के लिए आए। तो चिरबटिया वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के रूप में चिरबटिया को हमने चिन्हित किया है और आने वाले समय में उसको भी हम डेवलप करने का इरादा रखते हैं। और उसके लिए जो एक ब्लूप्रिंट है वो पर्यटन विभाग के सौजन्य से हम तैयार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, चाहे वो हैंग ग्लाइडिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, रिवर राफ्टिंग को लेकर के भी
आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि शिवानंदी में एक नौजवान हैं जो हरियाणा के हैं, सलभ गहलोत, और उन्होंने वहाँ पे एक रिवर राफ्टिंग कैंप स्थापित किया है जिसमें कई स्थानीय नवयुवकों ने प्रशिक्षण लिया है। और रिवर राफ्टिंग की भी बहुत संभावनाएं हमारी, चाहे अलकनंदा हो, चाहे मंदाकिनी हो, चाहे पिंडर हो, सब नदियों में मौजूद है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उन पूरे उसका जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करें और स्थानीय जो बेरोज़गार हैं उनको उसमें कुछ फ़ायदा मिले। चलिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो हमारे साथ भरत चौधरी जी थे जो रुद्रप्रयाग से विधायक हैं और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई विकास योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारी और आगे भी उनकी यही कोशिश और प्रयास है कि जो उनकी विधानसभा है विकास के रूप में वो विधानसभा चमके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।